अब ये जो मेरे पास पेरेंट्स आए थे ना, इनके क्वेश्चंस खत्म होके नहीं दे रहे थे, पर मैंने भी ठान लिया था क्वेश्चन तो मैं देके ही रहूंगी आंसर्स, और आंसर के साथ साथ उनको कन्विंस भी करके रहूंगी कि फोनिक्स सही पद्धति है। शाबाश बेटा। तो उनका एक अगला क्वेश्चन क्या था मेरे लिए कि वो सब तो ठीक है मैम, आपने जो ये सब सिखाया सिनेरियो 1 सिनेरियो 2 एंड टैंजिबल इंटैंजिबल टूल्स, लेकिन क्या इसका कोई मेडिकल प्रूफ है? क्या मेडिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि यस फोनिक्स इज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर द चिल्ड्रन? तो मेरा जवाब पता क्या था? जरूर, क्यों नहीं, आपको मैं इसका भी आंसर दूंगी। Hi there, this is Shweta Gupta and you are following Twinkling Phonics. Let's rock. मैं इसका जवाब आपको अब भी इसी समय देती हूँ, लेकिन वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको अन्यथा रीजन नहीं मिलेगा। You won't be able to identify the reason, medical reason behind why you should do phonics and what is the secret behind phonics, what is the abstracted detail of phonics. So let's begin and this is the clear picture. So this is your brain, this is my brain, okay? And you need to understand one thing. हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, one is left hemisphere and the other one is right hemisphere. दो हेमिस्फेयर्स होते हैं। अब दोनों के काम क्या है पहले तो हम ये देखते हैं और उसका फिर फोनिक्स से क्या रिलेशन है ये भी देखेंगे। सबसे पहले राइट हेमिस्फेयर। तो राइट जो हेमिस्फेयर है उसका काम विजुअल फंक्शनिंग होता है। आप जो भी देखते हैं, देख के समझते हैं, कलर्स को इंटरप्रेट करते हैं, सामने शेर है कि हाथी है कि घर है कि कर्टन्स है कि मोबाइल है या कार्टून है या जो भी देखते हैं, उसको देख के जब आप कोई चीज समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, तो ये काम राइट हेमिस्फेयर का होता है। क्योंकि जब आप सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लेते हैं, अगर आप सामने देख रहे होते हैं तो आपको सिर्फ सामने वाली चीज नहीं दिखाई देती, बल्कि आसपास उसकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सब दिखाई देती हैं और आपके ब्रेन को वो सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए इट इज लेस एफिशिएंट इन प्रोसेसिंग दी लैंग्वेज। यस, दिस इज ट्रू। जबकि हमारा ब्रेन 83% ऑफ द विजुअल इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करता है, फिर भी वो स्लो है। क्यों? क्योंकि आप एक साथ उसको सारा डेटा दे देते हैं। आप कभी ट्राई करके देखिए, अगर आप एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में एक फाइल कॉपी करना चाहेंगे जल्दी हो जाएगा, पर एक फाइल की जितना डेटा है उतने डेटा के अगर आप 20 फाइल्स कॉपी करेंगे ना तो उससे कहीं ज्यादा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक नेचुरल सा प्रोसीजर है, प्रोसेस है। सिमिलरली ये राइट हेमिस्फेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिकॉग्निशन के लिए। आप किसी चीज को देख के रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट? दिस इज अ पॉइंटर। व्हाट इज दिस? अ हैंड। व्हाट इज दैट? इट कुड बी अ मोबाइल। व्हाट इज दिस? इट्स अ डिजिटल बोर्ड। तो किसी भी चीज को देखकर जो हमने बचपन में सीखा है, व्हाटएवर वी हैव लर्न, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये पावर होती है हमारे राइट हेमिस्फेयर की। सिमिलरली अगर इंग्लिश के लेटर्स आपके आंखों के सामने से आ जाएं, ABCDEFGH, तो उसको देख के पहचानना, उसका साउंड क्या है, उसका लेटर का नेम क्या है, वो कैसा दिखता है, ये सारा काम हमारा राइट हेमिस्फेयर करता है। सिमिलरली एक्टिवेटेड ऑन होल वर्ड अप्रोच, क्योंकि आप कोई भी चीज देख के सीखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है आप पिक्टोरियली उस चीज को एसेस कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। मतलब अगर आप किसी लैंग्वेज की बात करते हैं और लैंग्वेज में अगर आप सिर्फ देख के चीजें सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप होल वर्ड अप्रोच पे हैं, एनालिटिकल अप्रोच पे हैं। आप किसी भी वर्ड को देखेंगे और उसको देख के खुद मगअप कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट इज योर होल वर्ड अप्रोच। और इसमें कौन माहिर होता है? इसमें माहिर होता है आपका राइट ब्रेन, लेकिन साथ ही साथ ये स्लो भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको फिर इसके बाद लेफ्ट हेमिस्फेयर के बारे में बताऊंगी। एंड दैट इज हाउ लेस एफिशिएंट इन रीडिंग एबिलिटीज। अगर हम सिर्फ देखकर राइट हेमिस्फेयर, हाँ, सिर्फ देखकर चीजें सीखते हैं तो हमारी लैंग्वेज की प्रोसेसिंग स्लो होती है, लेस एफिशिएंट होती है, हम रीडिंग एबिलिटीज में थोड़े पीछे रह जाते हैं। एंड डू यू रिमेंबर माय वीडियो 1 सिनेरियो 1 वेयर आई हैड गिवन यू दैट पिक्चर? और उसमें आपको देख के चीजें लर्न करनी थी, देख के रिमेंबर करना था। तो आपको याद है आपने जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स याद करे थे या रिमेंबर आप कर रहे थे वो बहुत कम थे। Reason is there in front of you that right hemisphere, whenever it sees and it tries to process those things and remember those things, it is always less efficient and bit slow.
लेट अस मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर। अब अगर आप लेफ्ट हेमिस्फीयर पे आते हैं, देखिए हम कंपैरिजन भी देखेंगे। ऑडिटरी फंक्शन, राइट हेमिस्फीयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? विजन के लिए। लेफ्ट हेमिस्फीयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी विजन। आप जो भी सुन के समझते हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, हिंदी को समझते हैं, तमिल को समझते हैं, इटालियन भाषा समझते हैं, स्पेनिश समझते हैं, जर्मन समझते हैं, ये सारा समझने का काम विजन वाइज नहीं है, ये सारा समझने का काम आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर का है। दैट इज योर ऑडिटरी स्किल। ऑडिटरी फंक्शनिंग इज रिस्पॉन्सिबल, राइट? एंड उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेफ्ट हेमिस्फीयर। सिमिलरली मोर एफिशिएंट इन प्रोसेसिंग द लैंग्वेज, it is more efficient in processing the language as compared to that of your right hemisphere। यानी इसके पास ज्यादा ताकत है भाई, लेफ्ट हेमिस्फीयर के पास ज्यादा ताकत है किसी भी लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए। इसीलिए आप सुन के चीजें ज्यादा जल्दी लर्न करते हैं बनिस्पत देख के। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा मत कहिएगा कि ये बात मैं कह रही हूं, ये बात आपके सामने एक पूरा ब्रेन का ढांचा मैंने रख दिया है। और ब्रेन का लेमन लैंग्वेज में, आई एम नॉट गोइंग इनटू द मेडिकल डिटेल्स, एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लेफ्ट हेमिस्फीयर की जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो ज्यादा होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटरी रिकॉग्निशन, ये रिस्पॉन्सिबल है विजन के लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटरी फंक्शन के लिए। एक्टिवेटेड ऑन सिंथेटिक वर्ड अप्रोच एंड दिस वन इज एक्टिवेटेड ऑन द होल वर्ड अप्रोच। तो जब कभी भी लेफ्ट हेमिस्फीयर की आप बात करते हैं तो वो साउंड, चूंकि ये ऑडिटरी फंक्शनिंग पे बेस्ड है, तो ये सिंथेटिक रीडिंग को भी पकड़ता है, मतलब साउंड्स को पकड़ता है, साउंड्स को समझता है, साउंड्स को याद रखता है, साउंड्स को इंटरप्रेट करता है, परसीव करता है, एंड इट हैज गुड रीडिंग एबिलिटीज। डेफिनेट सी बात है, चूंकि ये ऑडिटरी फंक्शन पे बेस्ड है तो ये साउंड्स को बहुत अच्छे से ग्रैब करता है और इसीलिए इसकी रीडिंग एबिलिटीज हायर होती हैं टुवर्ड्स द लेफ्ट हेमिस्फीयर, एंड दैट इज व्हाई इट हैज गॉट मोर प्रोसेसिंग फंक्शंस। ये प्रोसेसिंग ज्यादा करता है। अब आपको ये बात समझ में आ रही है? मैंने आपसे कहा था वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया है, आगे की जानकारी लेनी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्या आपके और कुछ भी क्वेश्चंस हैं? सो इन अ नटशेल आपने देखा कि हमने 4 चीजों की बात करी। फोनिक्स क्यों सिखाना है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड फोनिक्स, एंड इफ यू वांट टू आंसर एनीवन हु इज अगेंस्ट फोनिक्स, तो ये 4 रीजंस तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इंटरव्यू देने वाले हैं तो ये 4 रीजंस बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप एक ट्यूटर हैं और आपके सामने एक ऐसा पेरेंट आता है हु इज constantly arguing with you on why are you teaching phonics to my child, please teach my child analytically, then these 4 reasons are going to help you a lot. The first one, 2 scenarios, auditory and the vision wise, right? So definitely auditory skills के perceiving power ज्यादा होता है, और ये चीज मैंने आपके सामने एक brain mapping रख के दिखा दिया है। Left hemisphere responsible for the auditory function, right hemisphere responsible for the vision function. Left hemisphere is actually having a little bit of more processing power as compared to that of your right hemisphere, and that is why the left hemisphere is powerful in extracting the sounds of whatever you say and whatever you see, और इसी वजह से ये पावर हमारे पास आ जाती है। अगर आपने देखा होगा कुछ ब्लाइंड बच्चे होते हैं तो वो ब्लाइंड बच्चे देख नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या वो सुन भी नहीं सकते या वो प्रोसेस नहीं कर पाते? लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, अगर वो बच्चे देख नहीं पाते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव है, उनकी लिसनिंग स्किल्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, उनकी प्रोसेसिंग स्किल्स ज्यादा है, इसीलिए वो सुनकर ज्यादा काम कर पाते हैं बनिस्पत हमारे जैसे लोगों के। And the third most point is you need to have the right intangible tools for your children. And what are those intangible tools? You need to know the sounds, you need to know the correct spelling rules, and you need to know the correct blending techniques. Once you have all this, please proceed towards the synthetic phonic approach, not towards the Sukuladi approach. जैसा दिख रहा है वर्ड वैसा ही बोलना है, वैसा ही लिखना है। This approach is synthetic approach, and that is how you are going to give them a good language descriptions.
तो मुझे लगता है आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये 4 रीजंस कैसे लगे। थैंक यू।